Okay, hello students. Last time we have studied about decomposition reaction. Due to some problem, वो पूरी वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाई थी. आपको भी पता होगा कि हम उस टाइम ये मैं रिएक्शन पढ़ा रही थी आपको लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन. अच्छा, डिकम्पोजिशन तो याद है ना. डिकम्पोजिशन क्या होता है? जब भी आप किसी सब्सटेंस को एनर्जी प्रोवाइड करते हो, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ या तो हीट करिए या फिर आप लाइट की प्रेजेंस में रख दीजिए या फिर आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करा दीजिए. ठीक है, तो अगर वो सब्सटेंस ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है, किसमें, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में. ठीक है, तो इस तरह की रिएक्शंस को आप क्या कहेंगे? डीकम्पोजिशन रिएक्शन. ठीक है, तो जो लेड नाइट्रेट का हमने डीकम्पोजिशन पढ़ रहे थे, ये रिएक्शन बहुत पूछी जाती है, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली पूछी जाती है, इसलिए रिएक्शन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा. ठीक है, लेड नाइट्रेट को अगर आप हीट करते हो तो क्या बन रहा है? PbO, दैट इज़ क्या है? लेड ऑक्साइड. इसे क्या बोलते हैं? लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2. NO2 इज़ योर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड O2 इज़ योर ऑक्सीजन गैस. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है, देखिए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्रैकेट में ब्राउन फ्यूम्स. ठीक है, तो अगर आप किसी चीज़ को हीट कर रहे हैं और दैट इज़ योर लेड नाइट्रेट, हीट करने पर आपको ब्राउन फ्यूम्स दिख रही हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ब्राउन फ्यूम्स किसकी पहचान है? ब्राउन फ्यूम्स पहचान है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की. ठीक है, अगर ब्राउन फ्यूम्स आपको देखने को मिलती हैं तो इसका मतलब क्या है? वहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकल रही होगी. ठीक है, क्लियर? तो ये रिएक्शन क्लियर है आपको. नेक्स्ट गो टू डेफिनेशन ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. एक बार मैं हल्का सा इसको रीड कर देती हूँ आप, और साथ के साथ नोट्स बनाने हैं. जब तुम स्कूल आओगे मैं सबकी कॉपीज चेक करने वाली हूँ, किसी के पास कोई एक्सक्यूज़ ना हो. ठीक है, और बहुत कम अच्छा रिस्पांस मुझे नहीं मिल रहा है आपकी तरफ से. क्लास 12 आपसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं ऑनलाइन क्लासेस में. ठीक है, वो लोग सारी क्लास वीडियोस को वॉच करते हैं. आपकी क्लास में पता नहीं क्या है, हार्डली 20-22 बच्चे देखेंगे, बाकी के बच्चों को पता नहीं कहाँ मस्त हैं कहाँ नहीं. ये टाइम व्हाट्सएप पे मस्ती या सोशल मीडिया पे मस्ती करने का नहीं है. ठीक है, पढ़ने का टाइम है, ध्यान अपना पढ़ाई की तरफ लगाइए. ओके, नाउ डेफिनेशन ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स. ठीक है, ऐसी रिएक्शन को क्या कहेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन. जैसे कि आपने पीछे देखा है किसका? लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन. अभी एक और एग्जांपल याद रखिएगा, ये वाली रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है. AgCl 2AgCl को सनलाइट की प्रेजेंस में हमने रख दिया है, सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट की प्रेजेंस में रख दिया है, तो रिएक्शन में हो क्या गया है? सिल्वर AgCl किस में डिकम्पोज हो गया? सिल्वर में और क्लोरीन में. ठीक है, Ag अलग हो गया और Cl2 अलग हो गया. क्लोरीन अकेला नहीं जाएगा, क्लोरीन जो निकलता है वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में निकलेगा. मॉलिक्यूल कैसा? Cl2, दो डायएटॉमिक, 2 एटम से मिलकर जो मॉलिक्यूल बना है क्लोरीन का, उसकी फॉर्म में वो निकलेगा. ठीक है, तो एक क्वेश्चन अक्सर आता है, वाई सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट. सनलाइट के प्रेजेंस में सिल्वर क्लोराइड ग्रे क्यों हो जाता है? क्यों हो जाता है? क्योंकि देखो, ये सिल्वर हो गया ना, सिल्वर बन गया ना प्रोडक्ट में, तो सिल्वर का आपने कलर देखा होगा, ग्रे कलर होता है ना. अब पहले तो सिल्वर क्लोराइड था, सिल्वर क्लोराइड का कलर वाइट होता है. ठीक है, ओके. अब जब सिल्वर क्लोराइड से सिल्वर अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया, तो अब सिल्वर अपना कलर शो करेगा. तो सिल्वर का कलर कैसा होता है? ग्रेइश का कलर होता है ना. तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर, तो आपका जो सिल्वर क्लोराइड है वो ग्रे हो जाता है अगर आप सनलाइट में रख दें. ग्रे किसकी वजह से होगा? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर, Ag. ओके, नाउ एक और रिएक्शन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, 2AgBr. ये क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड है. ये क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड. इसको सनलाइट की प्रेजेंस में रखा है तो सिल्वर बन गया है, ब्रोमीन बन गया, ब्रोमीन गैस बनी है. ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है, इसको मैंने क्यों लिखवाया? क्योंकि जो रिएक्शन है ये यूज़ होती है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में. ठीक है, आपको सिर्फ एप्लीकेशन याद रखनी है, ये नहीं देखना है कि कैसे यूज़ होगा. ठीक है, उसके लिए इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी. ठीक है, ये सब चीज़ें जानने के लिए आपको इंजीनियरिंग ब्रांच में जाना पड़ेगा. ठीक है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि AgBr का जो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन है. फोटोकेमिकल क्यों कहा? फोटोकेमिकल इसलिए कहा क्योंकि ये डिकम्पोजिशन लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, सनलाइट की प्रेजेंस में. ठीक है, जो डिकम्पोजिशन सनलाइट की प्रेजेंस में होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन. ओके, तो ये कहाँ यूज़ होती है? ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में. ओके, क्लियर? नाउ मूव टू नेक्स्ट वन. एक और रिएक्शन देखिए, बेरियम हाइड्रोक्साइड.
बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस NH4Cl, ये क्या है, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। लिखिए बेरियम अमोनियम क्लोराइड, आपको पता होना चाहिए इन सबके नाम, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। जब इन दोनों की रिएक्शन आप कराते हैं तो क्या बन जाता है, बन जाता है बेरियम क्लोराइड, BaCl2। बेरियम का सिंबल है Ba इज फॉर बेरियम, ठीक है। बेरियम की वैलेंसी याद रखना 2 होती है, बेरियम की वैलेंसी कितनी होती है, 2, ओके। तो बन क्या गया, जब दोनों आपस में रिएक्ट कर गए हैं, बेरियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये सब रिएक्शंस मैंने आपकी वैसे NCERT से उठाई हैं, अगर आपको कहीं भी नाम में डाउट हो तो आप NCERT से नाम कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ओके क्लियर, ये रिएक्शन इसमें गलत लिखी गई है, वैसे ये इसकी थर्मल डीकम्पोजिशन की रिएक्शन नहीं है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी मैंने किसकी रिएक्शन लिखी थी, ठीक है। अभी इसको भूल जाइए, ठीक है। अभी मैंने जो बताना था ये डायग्राम देखिए जो आपको दिखाने वाली हूँ, आपको एक्टिविटी करनी है। यहाँ पर मैंने क्या लिया है, एक बीकर लिया है या एक मग समझिए, ये जो मैंने क्या लिया है, एक बीकर लिया है, बीकर में मैंने क्या भरा है, वाटर, डैश डैश करके दिखा है ना, दैट इज़ योर वाटर, ठीक है। साथ में मैंने डाला है फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 क्यों डाला है, ताकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स की बढ़ जाए और ताकि कंडक्टिविटी इस पानी की बढ़ जाए, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे उतनी अच्छी कंडक्टिविटी होती है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पर इस बीकर में 2 होल किए हैं, होल करने के बाद यहाँ पर ग्रेफाइट रोड इंसर्ट की है, ये आपको दिख रहा है, इन्होंने ब्लूइश किया हुआ है, क्या है, ग्रेफाइट रोड है, एक इधर से इंसर्ट कर दी, एक इधर से इंसर्ट कर दी, फिर यहाँ पर रबड़ लगा के बंद कर दिया होल को इंसर्ट करने के बाद, देन एक वायर हमने कनेक्ट कर दी है, ठीक है, स्विच से, एक इधर से जा रही है, एक इधर से जा रही है, ठीक है। ये वाली वायर जो इस तरफ से गई है राइट तरफ से, उसको हमने 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट किया है, लेफ्ट साइड वाली को हमने स्विच से कनेक्ट कर दिया, इसको भी आगे फर्दर स्विच से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब मेरी बात याद रखना, ये वाली जो साइड है, कौन से वाली, ये वाली राइट साइड, ये क्या है आपकी कैथोड, ठीक है, और इधर वाली क्या है, एनोड, लेफ्ट साइड वाली, ठीक है। तो ये कैथोड एनोड कैसे देखते हैं ये मैं क्लास में ही समझाऊंगी, यहाँ समझाना पॉसिबल नहीं होगा, बट फिलहाल के लिए आप अभी ये देख लीजिएगा कि ये कैथोड है और ये एनोड है, ठीक है, क्लियर। अब ये जो हमने इसके अंदर ये क्या रखा हुआ, हमने टेस्ट ट्यूब इन्वर्ट की है, इस जब ग्रेफाइट रोड लगा दी ना, इसके अंदर हमने 2 टेस्ट ट्यूब इन्वर्ट कर दिए, इन्वर्ट मतलब उल्टी कर दी है, उल्टी करके लगा दी, एक तो ये लगा दी है, दूसरी ये लगा दी है, ठीक है। लगाने के बाद हमने क्या करना है, स्विच को ऑन कर देना है, ठीक है। स्विच को ऑन करने से क्या होगा, बैटरी है ना, करंट पास करेगा किसमें, सॉल्यूशन में, मतलब सॉल्यूशन में आपने इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी है, उसकी वजह से क्या होता है, जब आपने इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो पानी का डिकम्पोजिशन हो जाता है, डिकम्पोजिशन मतलब पानी टूट जाएगा, किस में टूटेगा पानी, पानी आपका डिकम्पोज होगा, H2O विल डिकम्पोज इनटू 2H2 प्लस O2, हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में, ठीक है। इससे क्या बन गया आपके पास, हाइड्रोजन गैस बन गई है और ऑक्सीजन गैस बन गई है, ठीक है, क्लियर। अब ये देखना है कि हाइड्रोजन किस तरफ बनी है और ऑक्सीजन किस तरफ बनी है, तो आपको याद रखना है कैथोड पर तो क्या मिलेगी आपको, हाइड्रोजन, कैथोड पर क्या मिलेगी आपको, हाइड्रोजन, और एनोड पर आपको मिलती है ऑक्सीजन। एनोड पर वोवल्स एक साथ आते हैं, ऐसे याद रख लेना, AO, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। एनोड पर क्या आएगी, ऑक्सीजन, और कैथोड पर क्या आएगी, हाइड्रोजन, ठीक है। अभी आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि क्या जो दोनों गैसेस यहाँ पर इवोल्व हुई हैं, कौन कहाँ पर, कैथोड पर और एनोड पर, ठीक है, 2 गैसेस इवोल्व हुई है ना, एक कैथोड पर हुई है और एक एनोड पर हुई है। कैथोड पर कौन सी हुई थी, हाइड्रोजन, एनोड पर कौन सी हुई है, ऑक्सीजन। क्या इन गैसेस का वॉल्यूम जब आपने कलेक्ट किया, ये बबल्स दिख रहे हैं ना, ये गैसेस बन रही है, बबल्स है, वही शो कर रहे हैं, ठीक है। जो वॉल्यूम आपने इन दोनों गैसेस का कलेक्ट किया, तो क्या वो सेम होगा या डिफरेंट होगा, आप बताइए मुझे, क्या वो सेम होगा। देखिए यहाँ पर देखो, ये रिएक्शन देखो, ये हमें किससे पता चलेगा, रिएक्शन से। अब आप वॉल्यूम तो मेज़र करने नहीं जाओगे ना, ठीक है। तो रिएक्शन में देखिए 2H2O, 2 पानी के मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल बना रहे हैं और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना रहे हैं, जिसके आगे कुछ नहीं होता तो उसके आगे क्या लिखते हैं हम, 1, मतलब लिखना नहीं होता, वो अंडरस्टूड है, ठीक है, इसलिए कुछ नहीं लिखा जाता, जिसके आगे कुछ नहीं लिखा है अंडरस्टूड है कि वहाँ पर क्या है, 1 है। तो 2 पानी के मॉलिक्यूल से
2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल बनते हैं और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। तो ज़्यादा वॉल्यूम किसका होगा? हाइड्रोजन का, क्योंकि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ज़्यादा बन रहे हैं। कितना ज़्यादा होगा? डबल होगा। किससे ज़्यादा डबल होगा? ऑक्सीजन से। मतलब जितना अमाउंट ऑक्सीजन का बनेगा ना इस रिएक्शन में, उससे डबल क्या बनेगी? आपकी हाइड्रोजन बनेगी, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपको क्लियर हो चुकी होगी, आई थिंक सो, ठीक है। फिर हम अब देखो, अभी तो मैंने आपको बता दिया कैथोड पर क्या है? हाइड्रोजन है, एनोड पर ऑक्सीजन है। बट वाइल टेस्टिंग, जब आप टेस्टिंग करते हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ हाइड्रोजन बनी है, कहाँ ऑक्सीजन बनी है? तो इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड पर, कहाँ पर? इस वाली साइड भी और इस वाली साइड भी हम बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे 1 बाय 1। पहले इस तरफ लेके जाते हैं, फिर उस तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। जब हम इधर बर्निंग कैंडल लेकर गए ना, तो बर्निंग कैंडल ले जाने के बाद हमने देखा कि वहाँ पर कैसी साउंड आती है? पॉप पॉप साउंड आपको सुनने को मिलेगी। अगर आपको बर्निंग कैंडल किसी गैस के पास ले जाने के बाद पॉप साउंड सुनने को मिलती है, इसका मतलब वो गैस क्या है? वो गैस है आपकी हाइड्रोजन, ठीक है। वो आपकी हाइड्रोजन गैस है। तो यहाँ से हमें कंफर्म क्या हुआ कि कैथोड पर कौन सी गैस आएगी? हाइड्रोजन। नाउ जब आप इस बर्निंग कैंडल को दूसरी तरफ लेके गए, दूसरी तरफ मतलब एनोड पर, ये रही ना कि एनोड, ठीक है, यहाँ पर लेकर गए, तो ये ऑक्सीजन जो यहाँ पर अभी आपको नहीं पता कौन सी गैस है, तो जब आप बर्निंग कैंडल लेके जाओगे ना, तो जो कैंडल की जो फ्लेम है ना, फ्लेम समझते हो ना, जो लो, मोमबत्ती की जो लो होती है, आग जो उसमें से जलती हुई देखते हो ना आप, ठीक है, ये फ्लेम होती है, ये वाली। मान लो ये, अरे मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं, मान लो सपोज दिस इज़ अ कैंडल, तो ये ऊपर होती है ना, दिस इज़ फ्लेम, ठीक है, दिस इज़ अ फ्लेम, ठीक है। ये जो फ्लेम है ना, ये बड़ी हो जाएगी, एनलार्ज हो जाएगी। क्यों एनलार्ज हो जाएगी? क्योंकि आपको पता है कोई भी चीज़ किसकी प्रेजेंस में चलती है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, है ना। ये मोमबत्ती किसकी प्रेजेंस में चल रही है? ऑक्सीजन की, जो हवा में ऑक्सीजन है। जैसे ही आप उसे यहाँ पर लेके गए जहाँ पर ऑलरेडी ऑक्सीजन बन रही थी, तो ऑक्सीजन ज़्यादा मिलने से कैंडल ज़्यादा तेज़ी से चलेगी, ज़्यादा तेज़ी से चलेगी, तो फ्लेम क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। मतलब फ्लेम का साइज़ थोड़ा सा आपको बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इधर एनोड की तरफ लेके जाओगे, इससे आपको क्या क्लियर हुआ कि एनोड पर तो ऑक्सीजन बन रही है और कैथोड पर आपकी हाइड्रोजन बन रही है, ठीक है। ये क्लियर है आपको। उसके बाद ये रिएक्शन है जो मैंने लिखी है, देखिए H2O का आपने इलेक्ट्रोलिसिस किया है। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करके H2O का डिकम्पोजिशन करना। इलेक्ट्रिसिटी पास करके H2O का, पानी का डिकम्पोजिशन करना क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस है, ठीक है। वैसे तो किसी भी चीज़ का अगर आप तोड़ते हो ना इलेक्ट्रिसिटी पास करके, उसको इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, वो जनरल टर्म है, ठीक है। तो क्या बन गया? 2H2 और O2। हाइड्रोजन कहाँ मिलेगी? कैथोड पर। ऑक्सीजन कहाँ मिलेगी? एनोड पर, ठीक है। ये क्लियर है? आई होप सो। डिकम्पोजिशन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज़ योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को भी पढ़ लेते हैं। इसको हम अक्सर सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। अगर कभी आपके पास सिंगल डिस्प्लेसमेंट लिखा हो या फिर डिस्प्लेसमेंट लिखा हो, कंफ्यूज नहीं होना है, बात एक ही है, ठीक है। चाहे डिस्प्लेसमेंट है चाहे सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, बात एक ही है, ठीक है। तो पहली बात मैं आपको इसकी डेफिनेशन दिखा देती हूँ कि होती क्या है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर, दोज रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, ठीक है। देखिए इस रिएक्शन को समझने के लिए हम आपको एक चीज़ बताते हैं। आप क्लास में बैठते हो डेस्क पे, पेयर में बना के, है ना, अपने फ्रेंड्स के साथ, है ना। सपोज कीजिए आप बैठे हो फर्स्ट डेस्क पे किसी के साथ, ठीक है, आपकी बॉन्डिंग हो गई, उसके साथ फ्रेंड है, वो आपका फर्स्ट डेस्क पे बैठा है, ठीक है। तभी क्लास में ऐसा कोई लड़का आ जाता है जो ज़्यादा गुंडागर्दी करता है, अपने आप को बॉसी बनता है, ठीक है। ऐसा कोई लड़की या लड़का आ गया जो अपने आप को बॉसी बनता है, ठीक है, बॉस बनता है, तो वो क्या करेगा? आपको चल उठ, इससे उठ जा, मैं बैठूँगा आज फर्स्ट बेंच पे, है ना, कहेगा ना। तो अब वो आप, क्योंकि आपको पता है वो थोड़ा सा गुंडा टाइप का है, लड़ता है, तो अगर आप उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुए, तो आप चुपचाप उसको अपनी सीट दे दोगे, है ना। तो आप उस सीट से उठ जाओगे और जो नया बंदा आया है जो कि थोड़ा आपसे स्ट्रॉन्ग है, वो आपकी सीट ऑक्यूपाई कर लेगा, है ना, हो जाएगा ना। तो
इसी तरह से ये रिएक्शन है। यहाँ पर मान लो और कोई एलिमेंट मोर रिएक्टिव है जो बाहर से आया है ना, वो बोसी लड़का, वो क्या है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। वो डिस्प्लेस करेगा किसको, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। कहाँ से, उसके कंपाउंड से, ठीक है। कंपाउंड समझ के ना, जो दो बच्चे जो फर्स्ट बेंच पे बैठे थे वो कंपाउंड हैं, समझ लीजिए। तो मोर रिएक्टिव जो लड़का आया उसने क्या किया, उनमें से, उन दोनों लड़कों में से जो सबसे कम मतलब स्ट्रॉन्ग था, जो वीक था, ज़्यादा वीक था, ठीक है, उसको क्या करेगा, उठा देगा, है ना, समझ में आया। ओके, तो इस तरह की रिएक्शन को क्या कहेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, इसका एग्जांपल लेने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, थोड़ा अच्छे से आपको क्लियर भी हो जाएगा। एक्टिविटी 1.9, ठीक है। अब देखते जाइए इसको। यहाँ पर हमने क्या करना है, 2 टेस्ट ट्यूब लेने हैं। एक को नाम दे दो A, दूसरी को नाम B, ठीक है। दोनों में क्या करना है, आपने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डालना है। किसका, कॉपर सल्फेट का। A में भी डालो और B में भी डालो। फिर क्या करना है, आपने 2 आयरन नेल रखने हैं, ठीक है। एक का नाम मैंने दे दिया आयरन नेल 1, दूसरा आयरन नेल 2, ठीक है। दोनों में से ना 2 आयरन नेल है ना, दोनों में से एक आयरन नेल को तो बाहर रख दो। बाहर मतलब कहीं भी शेल्फ पे, मतलब इन टेस्ट ट्यूब में नहीं डालना, बाहर रख दो, ठीक है। और जो दूसरा आयरन नेल है आपका 1 वाला, ठीक है, उसको क्या करो, उसको A टेस्ट ट्यूब में डाल दीजिए। डाल दिया आपने। डालने के बाद आप क्या चेंजेस, कुछ देर के लिए रखने दीजिए। क्या चेंजेस आप नोट करोगे, आप क्या देखते हो, धीरे धीरे टाइम के साथ जो A टेस्ट ट्यूब है ना, जनरली कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन होता है ना बेटा, उसका कलर होता है ब्लू। हम आपको बता दें, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है, ब्लू, डार्क ब्लू कलर देखने को मिलता है, बड़ा अच्छा। आप क्या देखोगे टाइम के साथ कि A जो टेस्ट ट्यूब है उसका कलर फेड हो रहा है। जो ब्लू कलर था वो फेड हो रहा है, लाइट हो रहा है, डार्क नहीं रहा, ठीक है, आयरन नेल डालने के बाद। जबकि जो B टेस्ट ट्यूब थी उसका कलर एज इट इज़ है, उसमें कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। तो और दूसरी चीज़ आपने क्या नोटिस करनी है, पहला तो आपने ये देखा कि A का कलर क्या हुआ, फेड हो रहा है, और B का कलर एज इट इज़ है। फिर आपने देखना है कलर किसका, आयरन नेल का। एक तो ये आयरन नेल 1 जो आपने टेस्ट ट्यूब में डाला था, इसका कलर देखो, और जो बाहर पड़ा था आयरन नेल 2, उसका कलर देखो। अब आप देखोगे कि जो आयरन नेल 2 था ना, वो तो बाहर पड़ा था, किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट उसने नहीं किया, तो उसका कलर तो एज इट इज़ है जैसा वो पहले था। जबकि आयरन नेल 1 जो है आपका, वो आपको ब्राउनिश कलर का देखना, जब आप निकालोगे ना इसमें से तो ब्राउनिश कलर का दिखेगा आपको, ब्राउनिश मतलब ब्राउन कलर का, ठीक है, क्लियर। तो ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों ब्राउनिश कलर का दिखा। अब देखिए, हमारी बात सुनिए। यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट था, यहाँ पे इसकी रिएक्शन देखिए, आयरन की रिएक्शन करवा रही है हमने कॉपर सल्फेट के साथ, Fe प्लस कॉपर सल्फेट, ठीक है। अब आयरन जो है ना, वो आपका कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। अब आप सोचोगे मैम हमें कैसे पता चलेगा कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, ठीक है। तो अभी के लिए तो आपको ऐसे याद करना पड़ेगा। 3rd चैप्टर में आपके पास एक्टिविटी सीरीज़ है, वहाँ से आपको एकदम से क्लियर हो जाता है। अगर आप चाहें तो अभी भी देख सकते हो, 3rd चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल्स का, वहाँ पर एक्टिविटी सीरीज़ दी गई है। वहाँ पर ये बताया गया है कि कौन सी मेटल आपकी ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सी मेटल आपकी कम रिएक्टिव है, ठीक है। तो आपके जो आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए आयरन स्ट्रॉन्ग था, इसलिए क्या किया इसने, कॉपर को कॉपर सल्फेट से डिस्प्लेस कर दिया और खुद इसकी जगह आकर बैठ गया। तो क्या बन गया, FeSO4, FeSO4, और प्लस में कॉपर आपका बाहर निकल गया है, ठीक है। अब जो FeSO4 है ना, यही क्या होता है, ब्राउन कलर का होता है, तभी आपको वो नेल कैसे दिखा, ब्राउनिश कलर का, क्योंकि वहाँ पर क्या डिपॉजिट हो गया था, FeSO4, ठीक है। अब ये एक्टिविटी तो आई थिंक क्लियर हो गई होगी आपको, ठीक है ना। दो रिएक्शंस और हैं सिमिलर, जिससे आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आपकी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती हैं। तो यहाँ पर दूसरी देखिए, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट क्या बना रहा है, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो यहाँ पर क्या इस रिएक्शन से आपको क्या पता चल गया कि अब देखो जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया है, कहाँ से, कॉपर सल्फेट से, है ना। कॉपर सल्फेट नहीं रहा ना यहाँ पर कॉपर सल्फेट का क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया, मतलब कॉपर को बाहर निकाल दिया है उसने कॉपर सल्फेट से। किसने निकाला है, जिंक ने निकाला है। तो जिंक क्या है, आपकी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, ठीक है, जिंक आपकी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। सिमिलरली लेड की जो रिएक्शन करवाई है, कॉपर क्लोराइड CuCl2, क्या नाम है इसका, कॉपर क्लोराइड,
और साथ में देखो मैं स्टेट मेंशन करती जा रही हूँ, आप भी पेपर में हर रिएक्शन में रिएक्टेंट की स्टेट मेंशन करेंगे। सॉलिड है तो एस लिखिए, एक्वस है तो ब्रैकेट में ए क्यू लिखिए। यहाँ पर भी मैंने ए क्यू लिखा है क्योंकि ये क्या है, एक्वस है। आगे कॉपर सॉलिड था तो एस लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लेड और कॉपर क्लोराइड की रिएक्शन हुई है तो क्या बन गया है, लेड क्लोराइड बना है और कॉपर बाहर निकल गया है। मतलब इसने भी कॉपर को उठा दिया सीट से, है ना, लेड ने भी उठा दिया, जिंक ने भी उठा दिया और आयरन ने भी उठा दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये लेड, आयरन, जिंक ये सब क्या है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल हैं। ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होने के कारण ये कॉपर को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। जब एक ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, सिंगल क्यों बोला, क्योंकि एक मेटल ने एक ही दूसरी मेटल को ही तो डिस्प्लेस किया है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट तो एक ही हुआ है ना, ठीक है। तो इसलिए इस तरह की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्लियर है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस क्लास में एनरोल हों। अगर आप, मैं चीज़ों को दोबारा क्लासरूम में नहीं करवाऊंगी, अगर आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि मैं दोबारा करवाऊंगी और अभी आप नहीं पढ़ेंगे, तो ऐसी सोच अपने दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है। जो अभी पढ़ेगा उसी को ही फ़ायदा होगा। फिर बोर्ड में रह जाओगे तो कहीं भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, लाइफ में कोई आपका कैरियर नहीं बन पाएगा, सारा कैरियर चौपट।